बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज 16 फेब है और आज के हम डेली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पूरे वीक मैंने 5 के 5 दिन एनालिसिस किए और 5 के 5 दिन के जो एनालिसिस थे उनका जो रिज़ल्ट रहा वो 100% रिज़ल्ट रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फ़ज़ल हुआ हमारे ऊपर कि हमारे डेली एनालिसिस बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो मेरी कम्युनिटी है, मेरी कम्युनिटी पहले से ज़्यादा बेहतर हो, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और उनकी ट्रेडिंग पहले से ज़्यादा बेहतर हो और उनके रिज़ल्ट्स, उनके विड्रॉल में इजाफा होता जाए, उनके पोस्ट रिज़ल्ट में इजाफा होता जाए। तो मैं आज डॉलर इंडेक्स के हवाले से बताऊंगा, कुछ क्रिप्टो के हवाले से अपडेट दूंगा और उसके साथ हम बताएंगे कि आज बेस्ट एनालिसिस पेयर कौन सा है। थोड़ा सा हम ओपन इंडेक्स को भी टच करेंगे। तो हम सबसे पहले डॉलर इंडेक्स की तरफ आते हैं। डॉलर इंडेक्स का वो पहला सवाल जो बार बार मुझसे पूछा ये जा रहा था कि देखें, मार्केट की एक मिथ है कि जैसे ही डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव होता है या हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ पॉजिटिव आती है तो वो गोल्ड को क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। और जैसे ही डॉलर इंडेक्स की जो न्यूज़ है वो नेगेटिव आती है, गोल्ड को क्या किया जाता है, बाय किया जाता है। ये एक ट्रेडर्स की मिथ है, ट्रेडर इस तरह से काम कर रहे हैं। अगर मैं न्यूज़ की तरफ नज़र दौड़ाऊँ तो सीपीआई की न्यूज़ पॉजिटिव आई तो उसके मुताबिक उन्होंने गोल्ड को सेल किया। पीपीआई की न्यूज़ पॉजिटिव आई, उन्होंने गोल्ड को सेल किया। लेकिन इन दोनों बार गोल्ड सेल होने की बजाय गोल्ड बाय हो गया। तो इसके पीछे क्या वजूहात होती हैं? देखें, डॉलर इंडेक्स को समझ लेने के लिए एक और भी मैं आज आपको टूल बताता हूँ, वो है आप 10 ईयर यील्ड को फॉलो कर लें। कि जैसे ही अगर ये न्यूज़ पॉजिटिव आई है, आप फ़ौरन डॉलर इंडेक्स को देखने के बजाय 10 ईयर यील्ड को देखें। क्या 10 ईयर यील्ड भी पॉजिटिव हुआ है कि नहीं हुआ? हमारा स्टूडेंट क्या करता है, वो सिर्फ एक ही चीज़ को क्या करता है, सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे पड़ा रहता है और मार्केट को अच्छे से समझने से कासिर होता है या मार्केट के ट्रैप में जल्दी आ जाता है। अब मैंने आपके सामने ये 10 ईयर यील्ड का चार्ट ओपन किया है। इस 10 ईयर यील्ड के चार्ट में आप क्लियरली, ये वीकली चार्ट है, डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ को अभी हमने मुल्तान के अंदर एक सेमिनार की है अपने पेड ट्रेनिंग्स के लिए, उनकी सर्टिफिकेशन सेरेमनी थी। मैंने 1 साल के अंदर अभी 8 स्टूडेंट्स ट्रेन किए हैं, उनको सर्टिफिकेट किया है। वो स्टूडेंट थे जिन्होंने ट्रेनिंग को मुकम्मल किया, मेहनत की और इस लाइक पहुँचे और अभी भी उनकी ट्रेनिंग 2025 तक जारी रहेगी। तो किसी ने भी अगर हमारे नेक्सस इंस्टीट्यूट से फ़िज़िकली क्लासेस लेनी है या ऑनलाइन हमसे सीखना है तो हम मैं नीचे नंबर दे रहा हूँ, वो उससे रब्ता कर सकता है। मैं बात कर रहा था कि 10 ईयर यील्ड को समझेंगे तो डॉलर इंडेक्स और अच्छे से समझ आ जाएगा कि आप इस तरह की ट्रैप से क्या हो सकते हो, बच सकते हो। अगर हम बात करें वीकली में तो 10 ईयर यील्ड के अंदर आपको क्लियरली क्या नज़र आ रही है, वीकनेस नज़र आ रही है। क्लियरली क्या नज़र आ रही है, वीकनेस नज़र आ रही है। ये एक मार्केट ने क्या है 2 बार पहले अपथ्रस्ट मारा था, उसके बाद प्राइस ने उसको रिटेस्ट किया है। अभी भी मुझे 10 ईयर यील्ड को देखकर ऐसे ही लग रहा है कि जैसे प्राइस जो है बड़े क्लोज हुई है तो अभी भी सेलिंग मिच्योर नहीं हुई। सेलिंग कब मिच्योर होगी डॉलर इंडेक्स की? अगर 10 ईयर यील्ड को देखें, अगर इस वीक भी क्लोजिंग अगर डाउन होती है तो हम समझेंगे सेलिंग मिच्योर है। तो फिलहाल मैं यहाँ से देख के बता सकता हूँ कि अभी वीकली जो क्लोजिंग है वो उसके अंदर स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है। अगर क्लोज टू क्लोज अगर मैं उसको देखूं, और अब मैं डॉलर इंडेक्स की तरफ आता हूं। डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं डेली में। नीचे आते हुए वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है, हालांकि ये अगर एरिया ब्रेक हुआ है तो वॉल्यूम ज़्यादा आना चाहिए था। अब ऐसे केस में अगर ये वाकई ही इस वीक फॉलो अप होता है तो उसके बाद ये अच्छी रिट्रेसमेंट पे सेल होगी और बड़ी सेफ सेल होगी। सिंगल कैंडल से सेल करना बड़ा रिस्की हो जाता है, तो इस तरह से मैं इसको अभी भी वीक नहीं कह रहा, डॉलर इंडेक्स को मैं वीक नहीं कह रहा। तो मैं एक थोड़ी सी टिप दे दी, फिर इंशाल्लाह वजाहत में फिर बताऊंगा कि जैसे ही डॉन न्यूज़ आए आपने क्या करना है, 10 ईयर यील्ड के अंदर जाना है और 10 ईयर यील्ड में जाके लेट्स सपोज कम से कम H4 का चार्ट ओपन कर लें, H4 का चार्ट ओपन कर लें और देखें कि अगर डॉलर इंडेक्स की न्यूज़ पॉजिटिव आ रही है तो ये यील्ड क्यों गिर रही है।
न्यूज़ पॉजिटिव पर यील्ड गिर गई है तो समझ जाएं कि डॉलर इंडेक्स भी अब गिरने लगा है। तो ये टेक्निकली फंडामेंटली दोनों इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अलाइन हो सकते हो। ये मैंने क्या किया है, US 10 ईयर यील्ड के ये सैम्बल्स होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब मैं डॉलर इंडेक्स के चार्ट की तरफ दोबारा जाता हूँ। तो फिलहाल प्राइस ने एरिया तो ब्रेक किया है लेकिन वॉल्यूम नहीं आया। तो एज अ वॉल्यूम ट्रेडर मुझे एज होता है कि मैं चीज़ों को अच्छे से समझ सकता हूँ। तो आपने क्या करना है, जब तक नेक्स्ट कैंडल फॉलो अप नहीं होती तो आपने इसको सेलिंग अभी कंसीडर नहीं करनी, अभी इसकी सेलिंग जो इमेच्योर है। तो अब हम आते हैं इस वीक के अंदर कौन सी न्यूज़ हैं। इस वीक के अंदर जैसे कि मैंने बताया बैंक हॉलीडे है। जैसे जब बैंक हॉलीडे होती है तो उस दिन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट स्लो होती है। तो मंडे का दिन कोई अच्छा दिन नहीं होगा ट्रेडिंग के लिए, ख़ासतौर पर यूएस सेशन तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद क्लाइमेट काउंट चेंज। अच्छा, ये कोई यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं और कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है मंडे के दिन। तो FOMC है रात को 12 बजे। FOMC का आपको पता है 12 मेंबर्स होते हैं। एक हमारे पास फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ का गवर्नर होता है और बाकी वफाक के मेंबर्स होंगे। अब इसमें क्या है, बोर्ड ऑफ गवर्नर जो होते हैं ना, इसमें फेडरल रिजर्व बैंक के 12 मेंबर्स मिलकर एक तय करते हैं। FOMC में मेन एजेंडा यही होता है कि फ्यूचर में शरह सूद यानी इंटरेस्ट रेट क्या रखा जाएगा। और अभी फेडरल रिजर्व बैंक की जैसे ही CPI बढ़ी है और जैसे PPI के रेट बढ़े हैं तो इनके ऊपर एक अनसर्टन प्रेशर आ गया कि अब रेट कट करने जा रहे थे तो रेट तो कट ही नहीं कर सकते अब, क्योंकि FOMC पर ये कन्फ्यूजन डेवलप है। CPI पॉजिटिव हुई पड़ी है, PPI पॉजिटिव है। तो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, आपको पता है बैंक इमोशंस पे नहीं चलता, तो वो उस रेट कट, मुझे नहीं लगता कि रेट कट होगा। तो डॉलर के अंदर एक स्ट्रेंथ रहेगी। मुझे ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि FOMC में इस तरह से होने लगा है, क्योंकि पीछे डाटा बड़ा अच्छा आया हुआ है और ऊपर से NFP के डेली वेजेस भी बहुत अच्छी आई हुई हैं। तो ये था ओवरऑल डॉलर इंडेक्स के हवाले से। मैं क्रिप्टो का भी लाजमी एंड में बताऊंगा। अभी मैं चार्ट को देख लूँ। मेरे लिए सबसे बेस्ट पेयर ना निंजा का मैं देख रहा हूँ। निंजा के अंदर एक ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है और मैं यहाँ ओपन इंटरेस्ट से भी इसको आपको मिला देता हूँ। मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट पेयर मेरे लिए निंजा होगा। क्यों कि कैंडल की क्लोजिंग ऊपर है, ये अब शेकआउट भी बना हुआ है और शेकआउट कंफर्म भी हुआ है। ओपन इंटरेस्ट उसका बुलिश भी बता रहा है। तो JPY एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ट्रेड करने के लिए। तो मैं JPY के पेयर्स में आता हूँ। JPY पेयर्स के अंदर सबसे पहले JPY को मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो प्राइस यहाँ से एक अपथ्रस्ट मारा है। इस अपथ्रस्ट के बाद मैं H4 में आ जाता हूँ। H4 में ना ये एक ना लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक ये लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। मंडे के दिन सुबह को ही अगर प्राइस ये लेवल ब्रेक करती है, इसके रिटेस्ट पर मेरी सेलिंग होगी। SL यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। तो इसका पहला टारगेट ये होगा। तो JPY मेरे लिए एक अच्छी सेलिंग क्रिएट कर सकता है। USD JPY देखता हूँ, क्योंकि अभी मैं 10 ईयर यील्ड को देख के आया बैठा हूँ। तो USD JPY भी एक अच्छी ट्रेड हो सकती है, लेकिन JPY ज़्यादा अच्छी ट्रेड है। तो ओवरऑल सेम यही है कि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, इस तरह से ये लेवल ब्रेक हो तो ही हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सेल करेंगे। अभी सेल नहीं करना, ये मार्केट डेड हो गई है यहाँ पर। जैसे ही ब्रेकआउट के बाद मार्केट डेड हो जाए तो समझ आना ये ब्रेकआउट का इफेक्ट ख़त्म हो गया। तो USD JPY अच्छा पेयर नहीं होगा सेल करने के लिए। CAD JPY को मैं देख लेता हूँ। CAD JPY ये एक अच्छा लेवल है। CAD JPY के अंदर भी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है। तो JPY मुझे ज़्यादा अच्छा पेयर लग रहा है। उसके बाद यूरो USD को देख लेते हैं। यूरो USD के अंदर 6E को मैं देख लेता हूँ। यूरोज कमाल का बुलिश लग रहा है यहाँ।
यूरो के ओवरहेड रेजिस्टेंस है, तो अगर यहाँ ये एरिया इसका रिटेस्ट होता है तो अच्छी बाइंग बनेगी इसकी। और मैं निंजा के अंदर और MT4 के अंदर कोई लेवल देखता हूँ कहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। ये एक अच्छा लेवल है बाइंग के लिए ना, मुझे ये बड़ा खूबसूरत लेवल लग रहा है बाई के लिए। अगर आपने यूरो USD को बाई करना है तो यूरो USD के अंदर ये एरिया है एक 1.434 वाला, ये एरिया अगर हिट होता है तो अच्छी बाइंग बनेगी। GBP का देख लेते हैं, GBP का सेम ये एरिया होगा, यहाँ से हम बाई कर सकते हैं। GBP USD के सीधे एनालिसिस हैं, 1.2520 वाला लेवल अच्छा होगा। ये थी ओवरऑल USD CHF, क्या खूबसूरत ट्रेड निकली, ये मैंने लाइव ट्रेड बताई थी, ऑन द स्पॉट एनालिसिस रहे कि अब क्या हो सकता है। तो USD CHF अपनी स्पोर्ट को है, अगर ये वाकई अगर इस पर वॉल्यूम ब्रेक कम हुआ है तो जब तक अगली कैंडल यूँ नीचे क्लोज नहीं होती उसके बाद रिटेस्ट पे सेल करेंगे। तो फिलहाल इसका तो USD CHF में थोड़ा एक दिन का वेट कीजिएगा। तो ये थे थोड़े से एनालिसिस। अब मैं ज़रा क्रिप्टो की तरफ आता हूँ। अभी मेरी बात हो रही थी एक्सपर्ट से कि हम फॉरेक्स के अंदर मैनुअल ट्रेड करके कोई बड़ा पैसा बनाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बड़ा काम करना है तो आपने आज आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, इंशाल्लाह कल मैं शॉर्ट्स के अंदर मज़ीद इसको बताऊँगा कि इस क्रिप्टो एक हकीकत बन चुकी है, ना के बाद अब हाँ हो गई है और बहुत से ट्रेडर्स अब इसकी तरफ आ रहे हैं। तो फ़िलहाल ये एक क्लासिकल रेंज बनी हुई है 91 और 1,07,000 की। इस रेंज के अगर ये धमाका हुआ तो जहाँ भी हुआ तो ये बड़ा शानदार धमाका होगा। कुछ ट्रेडर्स कह रहे हैं कि ये 70 का लेवल जो है वो अनटेस्टेड लेवल पड़ा है, अगर ये रेंज ब्रेक होती है शायद ये इससे भी नीचे आ जाए, क्योंकि ये एक रेंज बड़ी हुई है, बड़ी रेंज है, ये उसके मुकाबले एक छोटी रेंज है। देखते हैं फिर प्राइस, मुझे अगले आने वाले दिनों में इसके करीब लग रही है प्राइस। खैर मैं क्लोजिंग की तरफ आता हूँ। मैंने आपके लिए ये 2 पेयर रखे हैं, एक रिपल और दूसरा रेंडर। रेंडर ऐसे समझिए एक AI बेस आल्ट कॉइन है और रिपल एक स्विफ्ट कोड की जगह वहाँ क्या कहते हैं जहाँ फ़ीस के पे अब रिपल की फ़ीस मेरे ख्याल में एडजस्ट होने लगी है और ये इसका केस अभी पेंडिंग पर है। तो पॉसिबल है ये मिनी बिटकॉइन हो सकता है आने वाले दिनों में 2025 के एंड में। तो मैं अब जब भी हमारे डेली एनालिसिस होंगे तो रिपल को रेंडर को मैं अपने टेक्निकल एनालिसिस में रखूँगा। अभी मैं रिपल की तरफ जाता हूँ। तो रिपल में मैंने ये देखना है कि अच्छी मूव कब आ सकती है। जैसे टेक्निकली अगर मुझे लगा तो मैं यहाँ स्पोर्ट में जाकर इसको बाय कर लूँगा। तो ये ओवर साइज़ बार है मेरे पास। तो जिस दिन रिपल यहाँ पर आया 1.7 पर मेरी एक अच्छी बाइंग होगी और फ़िलहाल मैं इसको वेट करूँगा। जैसे ये यहाँ तक आता है 1.7 पर तो आप इसको अच्छे एक बाई कर सकते हो रिपल को, ठीक है। रिपल के अंदर ये एक स्ट्रेंथ है। रेंडर को मैंने देखना है। रेंडर मैं अभी इसी ओवर साइज़ बार के बॉटम को ही पकड़ लेता हूँ क्योंकि मैंने स्पोर्ट ट्रेड करना है। तो 3.2 पर मैंने इसकी भी बाइंग कर लेनी है। तो ये स्पोर्ट में जाके इसको अब ख़रीदने लग जाएं, ये मेरी पहली बाइंग होगी इन पॉइंट्स के ऊपर। तो ओवरऑल ये डेली एनालिसिस थे। मैंने गोल्ड के रीजंस बताई, गोल्ड के अंदर अच्छी मूवमेंट आ सकती है। गोल्ड का चार्ट एक बार फिर बता देता हूँ। गोल्ड देखें तो ये एक अच्छा मूव हो सकती है गोल्ड के अंदर। गोल्ड के ओवरऑल मैं एनालिसिस दोबारा कर देता हूँ कि गोल्ड के अंदर क्या हो सकता है। देखें गोल्ड की जो सेलिंग आई है, अगर हम निंजा को साथ अटैच करें तो गोल्ड की इस सेलिंग के अंदर जो है जान नहीं है। प्राइस भी क्या हुई है, नीचे आई है और OI भी नीचे आई है। ये बताता है कि बड़ा प्लेयर जो है अभी भी ये सेलर निकले हैं। फ्राइडे के दिन वीकली क्लोजिंग हुई है तो अब जो है स्ट्रेंथ हो सकती है इसके अंदर। वॉल्यूम चूँकि ज़्यादा है, जब तक ये वॉल्यूम ड्राई नहीं होता तो हम इसको बाय तो नहीं करेंगे। अब ये कहाँ से बाय होगा उसके लिए मैंने MT4 का सहारा लिया। अब इस MT4 के अंदर ये 1, 2 और 3, चौथा जो ये टच है वो है 2861 का। 2861 के ऊपर आकर अगर ये वॉल्यूम जो है बड़ा शानदार वॉल्यूम आया हुआ है, अगर ये वॉल्यूम ड्राई होता है यहाँ पर किसी एसल हंटिंग के ऊपर, इन एरियाज़ के ऊपर मैं इसको बाय कर सकता हूँ।
तो फिलहाल गोल्ड के अंदर भी अभी सप्लाई है पड़ी। इन कैंडल्स के अंदर देखें, इनकी क्लोजिंग को देखें, वो एज अ वॉल्यूम ट्रेडर, एज अ वीएसए ट्रेडर मैं इसको देखूं तो क्लियरली अब इसके अंदर अभी वीकनेस है। अभी इसको बाय कहाँ से करना है, एक तो ये एरिया बाय होगा, और वो भी ये इससे बड़ा वॉल्यूम जब तक नहीं आता बाय में, मैं गोल्ड को बाय नहीं करूँगा। और अगर इससे बड़ा वॉल्यूम ऐसे आता है तो फिर ही मैं गोल्ड को अब बाय करूँगा। तो दूसरा, अगर इस वॉल्यूम में सूखना है, ड्राई होना है, तो उसके लिए शर्त है कि कैंडल यहाँ से यहाँ तक आए और रेंज बनाए, ताकि रेंज बनाने से भी इस पीछे वाला इफ़ेक्ट जो है वो बाय में बदलेगा। किसी छोटे टाइम फ्रेम में मैं फिर से बाय करूँगा। तो फिलहाल वेट है शायद मंडे, ट्यूसडे, और एफएमसी के बाद शायद कोई मूव आए फिर इसके अंदर। तो मैं इसको इससे ज़्यादा नीचे नहीं देख रहा। तो ये एक अच्छे एरियाज़ होंगे बाय के लिए। तो ओवरऑल गोल्ड के ये एनालिसिस से थोड़ा सा क्रिप्टो को भी मैंने टच दिया कि आप क्रिप्टो स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में जानें, सीखें। तो मैं अपने बैच के अंदर जो नेक्स्ट मेरे जितने भी बैच होंगे उसको भी जितना मैं क्रिप्टो के बारे में जानता हूँ या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानता हूँ वो आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। उम्मीद है आज के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।